लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। तो ये है आपके विषय का नाम और इसका कोड है 101। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो ये जो मैं प्रेजेंटेशन मोड पे चली जाती हूँ ताकि हम इसे ठीक से देख पाए। हाँ, ये दिख रहा है आपको बड़ा सा? ओके। हाँ, तो आप थोड़ा एक्नॉलेज किया कीजिए ताकि क्या है, हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म में है, शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन, तो मुझे वो चीज़ें दिखती नहीं है जो कि मतलब आप जो सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ एक जनरल डिस्कशन है सिलेबस के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन लिंग्विस्टिक्स, थेरोटिकल लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, इसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताऊँ कि भाषा क्या है और भाषा की कुछ गुणधर्म होती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। फिर आगे जाएंगे हम लोग लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस पर। तो लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस ये जो कंपोनेंट है ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। जैसे कि इस लेवल्स में कई सारी लेवल्स है, जैसे हम आगे आगे देखेंगे। ये फोनेटिक्स है, फिर फोनोलॉजी है, फिर उसके बाद में आपका मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद में आपका सिंटैक्स है। तो ये सारी लेवल्स है, हम इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपने शायद पहले पढ़ी नहीं है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स रही है तो आपने ये सभी कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो सबसे पहले फोनेटिक्स से लेके तो सिंटैक्स और उसके आगे भी बहुत सारी जो लेवल्स है, सिमेंटिक्स, डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ अब तक जा रही है बेटा? ओके। उसके बाद है साउंड्स। अब साउंड्स का मतलब ही यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर बताई है। फोनेटिक्स का मतलब ही है हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो साउंड के बारे में देखो, जब भाषा हम लोग सीखते हैं ना, तो हम शुरुआत करते हैं साउंड से ही। जब छोटा बच्चा होता है तो वो इस तरीके के साउंड निकालता है, आ ऊ, बराबर है। तो उसे हम लोग कोई जैसे भाषा नहीं बोलते हैं। तो ये जो साउंड है, उसके बाद में उसके जो कंपोनेंट्स है, वॉवेल्स, कंसोनेंट, उसके पैटर्न्स है, चेंज, वेरिएशंस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फोनेटिक्स फोनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने वाले, इस लेवल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड्स के बारे में सीखना मतलब ही यहाँ पर जो मैंने मॉर्फोलॉजी लिखा है, उस मॉर्फोलॉजी के बारे में सीखना हो गया। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है, इस मॉर्फोलॉजी में क्या है कि वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं भाषा में। देखो, जैसे मैं बोलती हूँ एक शब्द है राष्ट्र, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं राष्ट्र। तो यहाँ पे राष्ट्र से मैं राष्ट्रीय बना सकती हूँ, ठीक है, राष्ट्रीयता बना सकती हूँ, फिर राष्ट्रीयत्व बना सकती हूँ। तो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर एक ही शब्द से हमें इसके अलग अलग फॉर्म मिल रहे हैं, डिराइव फॉर्म मिल रहे हैं। तो भाषा में शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है या फिर शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उसको जिसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहेंगे, उस मॉर्फोलॉजी के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये आपका हो गया वर्ड्स मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कौन सी है, सेंटेंसेस कौन से हैं, क्लॉज किसे बोलते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्री डायग्राम इत्यादि इत्यादि। तो देखो जैसे अभी हम भाषा बोलते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे मैं बोलती हूँ आई ईट मैंगो, तो इसका कोई स्ट्रक्चर है बेटा ऋतिका? हाँ, अब यही मैं बोलती हूँ जैसे मैंने आम खाया, तो इसका और अंग्रेजी वाला स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आई मतलब मैंने, ठीक है, आम खाया तो ईट मैंगो, तो दोनों कैसे हो गए, पहले यहाँ पर वर्ब आया अंग्रेजी में, जबकि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना। अब ये जो है इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमें सीखना है, जिसे हम लोग ना सिंटैक्स के अंतर्गत सीखेंगे। ठीक है, ये
ये जो पोर्शन है हमारा, ये पूरा हमें वो स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। अब आगे ये सिंटैक्स के बारे में इतना होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेंटिक्स के बारे में। तो देखो, सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। अब जैसे कि एक उदाहरण है, मैंने पूजा के लिए थाली सजाई। हाँ रितिका, मैंने पूजा के लिए थाली सजाई। अब मुझे बताओ कि तुम्हें इससे क्या समझ आ गया। मैंने पूजा के लिए मतलब मैम इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हाँ हाँ, तुमने क्या इंटरप्रेट किया बताओ। मैंने पूजा के लिए मैं थाली पूजा सजाई। करने जा रही हूँ और उसके पहले मैंने वो हाँ हाँ, थाली सजाई, जैसे थाली दिया सजाई। रखा फिर वगैरह। अच्छा, अब इसका एक दूसरा मतलब भी तो हो सकता है ना कि भैया चलो तुम्हारी कोई बड़ी बहन है और जिसका नाम पूजा है, या तुम्हारी दोस्त है जिसका नाम पूजा है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है ना बेटा। यस मैंने मैम, यस। पूजा के लिए थाली सजाई, ठीक है। तो हाँ। अब देखो, इसका जब पूजा एक ही शब्द होने के बावजूद भी उसके अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं। यस एक मैम। तो पूजा मतलब वो जो है कि प्रार्थना या पूजा अर्चना, या फिर वो पूजा कोई एक लड़की का नाम है। हाँ, तो कोई इंसान है वो। कोई इंसान है, तो ये दोनों भी मीनिंग अलग अलग निकल के आ रहे हैं। तो हमारी भाषा में ऐसे कई सारे वाक्य होते हैं, पता है। कई यस मैम। सारे कई सारे वाक्य होते हैं, जैसे कि मेरा मेरा दो आना खो गया। दो आना खो गया, हाँ। हाँ, मतलब मेरा दो दो आना आना खो। मीन्स पैसा ना। हाँ, आना मीन्स पैसा। पर आना का मतलब होता है वो क्रिया भी है ना। हाँ। हाँ, तो देखो ये जैसे है ना, कंप्यूटर आपके उस शब्द को कैसे समझेगा कि ये क्या है। अब जैसे कि देखो, बैंक है, BANK मैं बोल रही हूँ, बैंक। यस मैम। हाँ, तो मैंने कहा आई सॉ अ बैंक। तो आपने क्या पता, आपको कैसे फट से पता चला कि बैंक क्या है। बैंक दो हो सकता है, एक ये जो बैंक होता है जहाँ से हम लोग पैसा ट्रांसफर वगैरह हाँ करते हैं, हाँ और हाँ, एक बैंक होता है बैंक ऑफ रिवर, जैसे रिवर हो किनारा। गया, यस यस यस, नदी का किनारा जिसे बोलते हैं। बैंक, एक बैंक होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यस अब मैम। ये जो मीनिंग है ना, ये भी तो हमें समझने की ज़रूरत है। ये भी तो भाषा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने यस मैम। एक तरीके से एक तो स्ट्रक्चर को तो देखा है कि भैया सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी भाषा में दूसरा स्ट्रक्चर है। पर मीनिंग भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यस मैम। मैं बोलूँगी आई सॉ अ बैट। मैंने क्या देखा, बैट देखा, बैट। BAT, बैट। तो इससे फट से तुम्हें क्या समझ में आ गया। बैट मीन्स वो बैट एंड बॉल वाला भी बैट हो सकता है, और फिर एक चमगादड़ को भी बैट चमगादड़ को कहते हैं। भी बैट बोलते हैं, करेक्ट। तो अब इससे पता ही नहीं चल रहा है ना कि क्या मीनिंग है इसका, बैट का। कि मैंने चमगादड़ को देखा या फिर मैंने वो खेलने वाला बल्ला देखा, बैट देखा, यस पता ही मैम। नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है, ये भी हमें इसका भी अभ्यास करना है। और बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो। तो फिर इसमें, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे। देखो, फीचर्स है, फिर सिमेंटिक रोल्स है, लेक्सिकल रिलेशंस है। तो ये जो लेक्सिकल रिलेशंस है, जैसे कि दो शब्दों में क्या संबंध है, इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स सिनोनिम्स मतलब मैं पानी और जल, ये दोनों में क्या संबंध है कि ये दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि घर और आंगन, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है ना। यस। पर दोनों में यस। कुछ तो भी संबंध है। क्या यस मैम, संबंध है। संबंध है। मैम घर के अंदर ही आंगन होता है। हाँ, घर का हिस्सा है ना बेटा, आंगन हाँ। घर का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है, ये एक घर जो है, उसे हम लोग, घर और आंगन, इसे हम लोग हाइपरनिमी, होलोनिमी, ये इस तरीके के रिलेशंस बोलेंगे। मतलब हाइपरनिमी है वो, घर का मतलब है घर और आंगन, ये बताता है हाइपरनिमी, ठीक है। अब इस तरीके के लेक्सिकल रिलेशंस जो होंगे वो हमें सीखने हैं। तो यहाँ पर सिमेंटिक रिलेशंस की बात करेंगे हम लोग, लेक्सिकल रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे जो है, ये हमारा आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में डायक्सिस क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, रेफरेंस क्या है, स्पीच एक्ट क्या है।
देखो, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है, आज हम लोग ये कक्षा ले रहे हैं और कई सारे लोग जो है वो जुड़ने वाले हैं, कई सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो अब क्या हो गया ना, देखो मैंने क्या कहा तुमसे, कई सारे लोग जुड़ने वाले जुड़ने वाले हैं। तो तुमने उससे क्या क्या समझा, मैंने स्पीच बोल दिया ना, स्पीच के बारे में बोल दिया, तो मैंने कहा कई सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो तुमने क्या समझा कि तुम्हारे जो क्लासमेट्स है वही जुड़ने वाले हैं, या फिर और भी कोई टीचर्स जुड़ने वाले हैं, पता चला तुम्हें? नहीं पता चला ना, ऐसे क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ। यस, क्लियर नहीं हुआ। तो अब देखो, मैं जिस तरीके से बात करूंगी, जिस तरीके से मेरा प्रोनाउंसिएशन या फिर मेरा टोन रहेगा, उस स्पीच के अंतर्गत या फिर उस स्पीच के हिसाब से भी तुम पता कर सकती हो कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। उसे हम बोलेंगे स्पीच एक्ट। अब जैसे कि कोई, देखो ऐसा कोई सिचुएशन है, इमेजिन करो कि भैया होटल में एक कोई व्यक्ति रह रहा है, अब उसे चेकआउट करना है, उसकी ट्रेन है, उसे ट्रेन पकड़नी है, तो उसकी होटल की रूम खाली करनी है। तो वो काउंटर पर गया, काउंटर पर जाने के बाद में उसने क्या कहा, वो वहाँ पर वो कोई चपरासी था, होटल का जो व्यक्ति था, तो उसने क्या कहा, अरे भैया मैं ना एकदम जोर से, अरे भैया मैं तो ना मेरे शूज़ भूल गया, जाओ तो देखो तो। देखो मैंने क्या कहा, अरे भैया मैं तो शूज़ भूल गया, जाओ तो देखो तो। तो वो चपरासी दौड़ दौड़ के गया उस रूम में, जिस रूम में वो व्यक्ति ठहरा हुआ था, उस दौड़ दौड़ के गया और दौड़ दौड़ के नीचे आ गया और उस व्यक्ति को बोला, हाँ जी साहब मैंने देख लिया, आपके शूज़ वहाँ पर है। तो समझ में आया बेटा कि यस मैम। बोलने का क्या मतलब है कि जाओ तो मेरे शूज देखो तो, देखो तो का मतलब अगर वो चेकआउट कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो पूरा वाक्य नहीं बोल रहा है। हाँ पूरा वाक्य देखो, देखो और लेके आओ, ये उसने कहा क्या, नहीं कहा, पर फिर भी देखो और लेके आओ ये छुपा हुआ है उसमें। हाँ छुपा हुआ है, पर उसने क्या किया, सिर्फ देख के आ गया, दौड़ दौड़ के गया और देख के आ गया, वो समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाया। तो अब इस जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना स्पीच, तो तुम तो समझ गई। हाँ हाँ, कोई मूर्ख होगा जो नहीं समझेगा इसको। तुम तो समझ गई और हंस भी दी कि भैया तुम्हें तो उसको तो लेके आना था। तो इस तरीके से इसे स्पीच एक्ट बोलते हैं। मतलब तुम्हारी जो वाक्य, उस वाक्य पे किस तरीके से स्ट्रेस है और तुम क्या चीज़ बोलना चाहती हो, वो कुछ मीनिंग है उसमें छुपा हुआ है। हाँ, अब बहुत बार ये होता है ना कि आपकी मम्मी है या फिर आपकी कोई दोस्त है या फिर कोई भी ऐसे बोल देता है कि ये तो ज़्यादा ही होशियार है। अब क्या हो गया ना, अब मैं जिस तरीके से स्पीच मतलब बोलने का मेरा जो लहजा है, मेरा जो ढंग है, उससे समझ में आ जाएगा कि मैं सही में ये कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, मैं उसकी बुराई कर रही हूँ। होता है ना कि हाँ, मैं होशियार का मतलब दोनों तरीके से है। तो मैं जिस तरीके से मेरा स्पीच मतलब मेरा जो बोलने का तरीका है उससे समझ अंदाज में है, हाँ उससे अंदाज पता है चल जाता है। तो कि भैया मैं तुम्हारी बुराई कर रही हूँ या मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। तारीफ करनी। हाँ, ठीक है। तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर आगे जाएंगे हम लोग अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के इंट्रोडक्शन पर। तो जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है जो कि हमारा कोर है, आपके एमसीए का एक कोर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, क्योंकि आपको भाषा को कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स में ढालना है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है। अब उसके फिर अप्लाइड एरियाज है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन हो गया, फिर उसके बाद में स्पीच थेरेपी हो गया, इस तरीके के। और साथ ही हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि साइकोलिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज टीचिंग के संदर्भ में भी रहेगी। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पूछनी है, ये आपका सिलेबस है। हाँ बेटा, इसमें कुछ नहीं मैम, नहीं। कोई डाउट तो ये इस तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आपने कभी इस विषय के बारे में पढ़ा है?
मैम किसके, मैम जो सिलेबस में था? हाँ हाँ, ऐसे कुछ पढ़ा है मैम कभी से? इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज में स्कूल्स में थोड़ा बहुत हाँ हाँ फ्रेजेस, हाँ, सेंटेंसेस ये सब करेक्ट पढ़े हैं। करेक्ट। तो बस आपको ना वही स्कूलों वाली चीज़ें ही फिर से पढ़नी है, पर उसको कंप्यूटर में कैसे डालना है, वो कंप्यूटर आपका कैसे समझेगा, इसके बारे में भी। मैम हाँ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है। हाँ, इसके बारे में भी आपको सोचना है। अब एक है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाषा के बारे में। आपको पता है कि हम अलग क्यों है बाकी प्राणियों से? हाँ मैम, बताओ। क्योंकि इंसान और जानवरों में फर्क यही है कि हम लोग अपने मतलब विचार को हम लोग अपने एक दूसरे से मतलब ट्रांसलेट करके हम लोग एक दूसरे से बात करके समझ देखो, सकते हैं एक दूसरे की सबसे प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट है भाषा, हाँ, है ना, लैंग्वेज। लैंग्वेज। वो बोल सकते हैं अपनी तरह, नहीं मैम। प्राणी नहीं बोल सकते। हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं, पर प्राणी जो है वो भी करते हैं, पर वो उनकी भाषा नहीं बोल सकते। हम लोग उनकी कुछ अलग ही भाषा होती है जिसे हम लोग एक परिपूर्ण भाषा के रूप में नहीं देख सकते। तो हमें ये जो भाषा है, ये जो कंपोनेंट है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हमें बाकी प्राणियों से अलग करता है। तो इसमें ये देखा गया है कि जब भाषा की बात आई, तो ऐसा क्या हो गया भाई कि बाकी प्राणियों को भाषा नहीं आ रही है और हमें ही आ रही है। तो जब एक करीब करीब 1800 ईस्वी सन 1861 की बात है, तो एक पॉल ब्रोका नामक जो न्यूरो सर्जन थे, तो उन्हें पता चला कि कई सारे जो व्यक्ति है, मतलब प्राणी तो होता है ना, जैसे कुत्ता होता है वो भौं भौं करता है, कोई पर्टिकुलर जानवर है वो ची ची कर लेता है, तो व्यक्ति इतना सारा क्यों बोलता है? तो वैसे उनके पास में एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति पता है उसका नाम क्या था? टैन, TAN, टैन। अब ये टैन आया, तो जब उन्होंने उससे मुलाकात की तो उसका नाम टैन इसलिए था कि वो कोई और शब्द बोलता ही नहीं था, वो केवल टैन ही बोलता था। टैन, कोई और शब्द बोल ही नहीं पाता था वो, टैन। अब जब टैन से उनकी मुलाकात हुई तो वो सोचने लगे कि भाई बाकी लोग तो सारे वाक्य बोल लेते हैं, सेंटेंस बोल लेते हैं, पर ये टैन जो है ये केवल टैन ही क्यों बोलता है? वो उसके आगे ना बढ़ता है ना पीछे जाता है। अब ये जो ब्रोका जी थे, पॉल ब्रोका जी थे, उन्होंने टैन की फिर कुछ सालों के बाद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद में उन्होंने क्या किया, उस टैन के मस्तिष्क का अभ्यास करना शुरू कर दिया कि उस मस्तिष्क में क्या है, उसमें ऐसा। तो उन्हें कुछ चीज़ें एक अलग मिली, क्योंकि वो न्यूरोसर्जन थे, उन्हें पता था। तो उन्होंने ये देखा कि उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति, मतलब सामान्य जो बातें करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके मस्तिष्क में नहीं है। तो उन्होंने ये देखा कि ब्रेन का एक हिस्सा है, उसमें एक कोई स्पॉट है बना हुआ। तो उस स्पॉट को उन्होंने, अब आविष्कार था उनका, उन्होंने खुद खोजा था, तो उन्होंने नाम दिया ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। तो नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो बात कर सकता है, और ये जो टैन है जो बात नहीं कर सकता था, केवल टैन ही बोलता था, तो उन दोनों में ये अंतर पाया कि जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो एरिया है, ब्रोकाज एरिया जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी प्रगल्भ था, बहुत प्रोमिनेंट था। पर टैन के ब्रेन में कोई ऐसा पैच था जो कि वो जैसे बोलते हैं ना, विकसित नहीं हुआ उस तरीके से। तो उसमें से उन्होंने ये पता किया कि ये जो एरिया है, मतलब जो एरिया उन्होंने खोज के निकाला, वो एरिया ऐसा एरिया है मस्तिष्क का जो कि आपके स्पीच प्रोडक्शन में कारण बनता है। अगर वो एरिया डेवलप नहीं है, या फिर उस एरिया में कोई इंजरी आ जाती है, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ये होता है ना बेटा, आजकल भी हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते तो ऐसा देखते हैं कि सर पे चोट लगने से लोग अपनी वाणी खो लेते हैं, बात नहीं कर पाते, है ना। वो जिस तरीके से बात करना चाहते उस तरीके से बात वो हो नहीं पाती उनकी, या फिर वो कोई एक दो ही शब्द उच्चार कर लेते, बाकी फिर वो हकलाने लगते हैं।
तो क्लियर क्या हो, है। जी जी, उस तरीके से तो उन्होंने ये खोज निकाला कि ये जो एरिया है ये आपका आर्टिकुलेशन और स्पीच प्रोडक्शन के लिए कारण है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि आप देखो, जब हम बात करते हैं तो आपको अगर प बोलना है, प, तो दोनों ओठ को आपको बंद करके फिर इसमें से हवा निकालनी है, प, ठीक है, प, है ना, तभी जाके बोलेंगे। मैं बोलूं कि बिना होठ हिलाए प बोल के दिखाओ रितिका, बोलो, नॉट नहीं पॉसिबल। होता। तो इसे हम बोलेंगे आर्टिकुलेशन। तो जिस तरीके से आपका जो वोकल ट्रैक है, वोकल ट्रैक जो होता है ना, उस वोकल ट्रैक में से जो एयर पास होती है आपके मुंह में, और वो और ये जो सारे ऑर्गन्स है, आपके दांत है, आपकी जीभ है, ठीक है, आपका एल्वियोलर है, एल्वियोलर पोर्शन मतलब ये जो जीभ के ऊपर वाला, तालू बोलते हैं उसे, हाँ, हाँ, तो तालव्य। तो इस तरीके के सारे पोर्शंस आपके उच्चार के लिए कारणीभूत होते हैं, आप उन्हीं से उच्चार कर लेते हैं। पर अगर देखो, आपका ये ब्रोका एरिया अगर डैमेज हो जाता है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो स्पीच प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन के लिए ये महत्वपूर्ण भाग है, जिसे ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। अब आगे क्या हो गया ना, उसकी मतलब पॉल ब्रोका ने ये सारी चीज़ें खोज निकाली, पर धीरे धीरे ये भी हो गया कि 10 साल के बाद में एक वर्निक्स करके व्यक्ति थे, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्हीं की तरह थे। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ब्रोकाज एरिया में जो काम कर रहे हैं लोग, तो वो तो बहुत बढ़िया से, मतलब ब्रोका एरिया जिनका डेवलप है वो तो बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। पर अब उन्होंने एक दो लोग उनके पास ऐसे आए कि बात तो कर लेते थे बढ़िया से, आप उनको जो बोलना है वो, पर मान लो कि तुमने कुछ मुझे कहा, ऋतिका ने मुझे कुछ कहा, या फिर मैं तुम्हें कह रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो समझने में वो असमर्थ थे। होता है ना कभी कभी, समझ नहीं पाते। तो बहुत बार हमने देखा है ना, स्कूलों में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाती है, पर फिर भी कुछ बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली फिर वो जो वर्निक्स है, उन्होंने क्या किया कि इस पर रिसर्च शुरू कर दिया। भैया ब्रोका एरिया तो एकदम बढ़िया है, स्ट्रांग है, डेवलप्ड है, मतलब बात कर सकते हैं, पर जो कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम बोलते हैं ना, तो कॉम्प्रिहेंशन वो नहीं हो रहा है, मतलब वो पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर दूसरों की बातें या फिर जो पढ़ा हुआ है वो ठीक से वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर से कंपैरेटिव स्टडी किया, एक कि जो बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, और जो लोग कॉम्प्रिहेंशन में वीक है या फिर वो समझ नहीं पा रहे, उन दोनों के ब्रेन का उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया। तो उनको एक और जगह मिली ब्रेन में, उस ब्रेन की उस जगह को उन्होंने नाम दिया वर्निक्स एरिया। और ये जो वर्निक्स, वर्निक्स VERNICKE, वर्निक्स एरिया, तो ये जो वर्निक्स एरिया है, जैसे कि ब्रोकाज एरिया किस लिए वजह बन जाता है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए, आर्टिकुलेशन या फिर स्पीच प्रोडक्शन के लिए, हमारी जो वाक की उत्पत्ति हो रही है वो ब्रोकाज एरिया का अच्छा होना ये उसका साइन है। और वर्निक्स एरिया में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाएंगे, आप जो वाक्य है, आप जो भाषा बोल रहे हैं वो समझ में आपको नहीं आएगा, या फिर कम ज़्यादा आएगा, उसमें अप एंड डाउन होगा। तो इस तरीके से ये जो भाषा है और आपका जो ब्रेन है कितना जुड़ा हुआ है, और यही कारण है मनुष्य प्राणियों में भाषा इतनी प्रगल्भ क्यों है, क्योंकि उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा है। बाकी प्राणियों के ब्रेन का जो संरचना, जिसे हम बोलेंगे मस्तिष्क संरचना, वो वैसी नहीं है। बाकी लोगों में मैं बोल सकती हूँ कि ब्रोकाज एरिया नहीं है, वर्निक्स एरिया नहीं है, ठीक है। हम ऐसा ये भी बोल सकते हैं, जैसे हाथी है या फिर जो कुत्ता है, ऐसी कोई प्रजाति है जिनमें कुछ वर्निक्स एरिया जैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो समझ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। हाँ, हमारे घर में है जी, हमारे घर में है डॉगी, तो वो बाहर जाओ बोले तो बाहर जाता है,
मतलब समझ लेता है क्या बोल रहा है और बैठो तो बैठ जाता है। तो इस तरीके से पैरट भी तो, पैरट हाँ तो हाँ, बोल पैरेट देता है। पैरेट भी, हाँ पैरेट भी नाम बता देता है वगैरह वगैरह। तो ये तो एकदम बहुत छोटे लेवल पर हो गया ना बेटा। पर हम लोग तो मान लो कि हमें पूरे के पूरे जैसे निबंध पढ़ने हैं तो हम लोग कॉम्प्रिहेंड कर लेते कि क्या है। टीचर एक आपको पाठ पढ़ा देगी और उसको फिर पूछेगी सवाल, तो आप फटाफट से जवाब दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको वो समझ में आ गया है। यस। तो इसके मतलब आज के लिए हम लोग ना इतना ही बेसिक डिस्कशन रखेंगे भाषा से संबंध में, क्योंकि बाकी दो लोग आए नहीं हैं। मैं एक्चुअल में फिर शुरू करूँगी भाषा की कुछ जो गुणधर्म है या फिर प्रॉपर्टीज़ है उस विषय पर हम लोग बात करेंगे धीरे 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 धीरे। और जो सिलेबस आपको बताया है उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक ऐसा करना है रितिका, आपको अभी सागर जी हैं जो आपका जावा का क्लास ले रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके मूडल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कौन किस पे? मूडल, मूडल, MOODLE। हाँ, मूडल पर रजिस्ट्रेशन करने से फिर मैं एक आपका क्लास बना दूंगी उसमें। और उसमें क्या होगा कि जो भी हम पढ़ेंगे उसका रिकॉर्डिंग या मटेरियल अपलोड हो जाएगा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपको और समझने में, रिवीजन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है लेक्चर, बाकी लोग भी देख सकते हैं उसे। जब जुड़े नहीं हैं फिर भी बाद में जब समय मिलेगा रजिस्टर हो जाएंगे तो देख सकते हैं। मैम तो ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? ऑफलाइन तो वैसे तो बोला है कि ऑफलाइन तो आज ही से था वैसे ऐसा कुछ बोला गया है, पर फिर भी धीरे धीरे आएंगे, ऑल ऑफ सडन नहीं आएंगे सब लोग। हम लोग आपको सूचना दे देंगे बहुत पहले से, तब तक आप अच्छे से बैठ के ऑनलाइन क्लास कीजिए घर में। ठीक है। ठीक है फिर ऋतिका। थैंक यू मैम। ओके, कल मिलते हैं बेटा इसी समय पर 12:30 बजे। ओके। ओके, बाय।